बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फीडबैक मैकेनिज़्म। अब फीडबैक मैकेनिज़्म को देखें तो ये एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म होता है कि जितने भी हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो उनको एक महदूद हद तक होना है, ठीक है। जब उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको स्टार्ट करना है या कहाँ पर उनको स्टॉप करना है। तो ये सब जो है वो सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स के तहत, रिएक्शंस के तहत होता है। तो जिन मैकेनिज़म्स के तहत ये होता है उन मैकेनिज़म्स को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम हार्मोनल रेगुलेशन के हवाले से ही बात करेंगे। तो लिखा गया है हमारे बुक के अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशंस आर मोस्ट बोर्डली फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज़म्स। तो उनको रेगुलेट, चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो या बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स जो सीरीज ऑफ फीडबैक मैकेनिज़म्स होते हैं उनके ज़रिए उनको रेगुलेट किया जाता है। नाउ दीज मैकेनिज़म्स वर्क लाइक थर्मोस्टेट दैट रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर। ये जो मैकेनिज़्म है वो थर्मोस्टेट की तरह ही काम करता है। अब मैं मिसाल दूँ आपको, यहाँ पर तो फर्नेस का, भट्टी का जो है आतिशदान का दिया गया है मिसाल आपके बुक के अंदर, लेकिन मैं आपको सिंपल मिसाल दूँ आयरन का, इस्त्री का, जो आप प्रेस करते हैं, कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, तो उसके अंदर एक छोटी सी रॉड लगी होती है मेटालिक। तो वो क्या करती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो थोड़ी सी पिघल कर नीचे हो जाती है ताकि ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन है लाइट का वो कट जाए और वो इस्त्री जो है ज़्यादा गर्म ना हो सके। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह हम इस्त्री को मेंटेन रखते हैं कि वो ज़्यादा गर्म ना हो सके, अगर ज़्यादा गर्म हो गई तो कपड़े को जला देगी। तो सेम वे जिस्म के अंदर भी कुछ हार्मोन्स की रेगुलेशन होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट लिखा गया है ये पीनियल ग्लैंड्स के हवाले से लिखा गया है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके ये हमारा जो है इसके बाद पीनियल ग्लैंड पर लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, तो मैं कोशिश करूँगा कि पीनियल ग्लैंड का एक अलग से एक मैं लेक्चर लाऊँ आपके लिए। तो स्टूडेंट उसके अलावा जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, उसका एक ही लेक्चर रहता है। उसके बाद हम MCQs लाएंगे आपके लिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और होम्योस्टेसिस हो गया, सपोर्ट एंड मूवमेंट, वो चैप्टर्स के साथ साथ हमने जो है एनिमल बिहेवियर भी स्टार्ट कर लिया है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आप रेगुलर बेसिस पे 2 या 3 लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। टेम्परेचर चेंजेस बाय टेलिंग अ फर्नेस टू टर्न ऑन एंड ऑफ। जो आतिशदान होता है, भट्टी होती है, तो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है कि कब वो उनको ऑन होना है भट्टी को और कब ऑफ होना है। इसी तरीके से, सेम तरीके से जो endocrine glands react to changes in hormonal level in the blood in much the same way that the thermostat react to temperature changes। कह रहे हैं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लड के अंदर मौजूद हार्मोनल जो लेवल होती है उसको उसी तरह ही बरकरार रखते हैं, उसी तरह ही बिहेव करते हैं जैसे कि थर्मोस्टेट रिएक्ट करता है टेम्परेचर के साथ। इफ़ देयर आर, लिखा गया है, नॉट इनफ हार्मोन्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हार्मोन्स नहीं होंगे तो द ग्लैंड मेक्स मोर, तो ग्लैंड ज़्यादा बनाएगा ताकि उनमें ब्लड के अंदर हार्मोन्स की लेवल को बहाल किया जाए, इंक्रीजिंग ब्लड हार्मोनल लेवल। इफ़ देयर इज़ टू मच हार्मोन्स, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, वो हार्मोन की सिक्रेशन को बंद कर देंगे। द ग्लैंड स्टॉप producing it, leading to lower blood hormone levels. Okay, now there are 2 mechanisms exist to maintain blood hormonal level. Number 1 positive and another one, dear student, is negative. Number 1 positive, another one is negative feedback mechanism। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के हवाले से हमारे बुक के अंदर लिखा गया है कि ये बहुत ही कम मिलता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो लिखा गया है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ रेयर इन इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये बहुत ही कम होता है। ओनली फ्यू हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए बहुत ही कम हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है कि डियर स्टूडेंट्स, जब किसी हार्मोन की तादाद बढ़ रही है या इनिशिएट हुए हैं, वो उसकी प्रोडक्शन अगर शुरू हो चुकी है, तो जब वो प्रोड्यूस होगा उसके अलावा उसका जो असरात होंगे वो पॉजिटिव होंगे, मीन्स कि उसकी तादाद बढ़ती ही चली जाएगी। ओके, देख लेते हैं। अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन इंडोक्राइन सिस्टम इज व्हेन रिलीज ऑफ हार्मोन इनिशिएट्स एक्शन दैट लीड टू द एन एडिशनल रिलीज ऑफ दैट हार्मोन। जब हार्मोन इनिशिएट होगा, रिलीज होना, तो वो उसके रिलीज होने के एक्शन से क्या होगा, वो ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा।
अब आप ऑक्सीटोसिन की मिसाल ले लें। ये ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ होता है कि एक तो लेबर के टाइम पर जब बर्थ हो रही होती है बेबी की उस वक्त, और दूसरा जब कोई बेबी सकिंग करता है निपल्स को, तो वो निपल्स के अंदर कुछ स्टिमुलस जाती है, वो हाइपोथैलेमस में जाकर डियर स्टूडेंट्स उसको स्टिमुलेट करती है, और उससे बाद में जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, और वहाँ से जो है वो मिल्क की सिक्रेशंस को आकर कराता है। ठीक है, तो इज़ वन ऑफ द फ्यू हार्मोन्स रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक। अब जो हार्मोन्स है पॉजिटिव फीडबैक से रेगुलेट होते हैं उनमें से एक जो है वो ऑक्सीटोसिन है। अच्छा, नाउ इन बोथ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश होती है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज एंड काज एडिशनल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो दोनों मरतबा, मतलब जब चाइल्ड की बर्थ हो रही होती है और ब्रेस्ट फीडिंग जब हो रही होती है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो दोनों किस्सों में, दोनों तरीक़ों में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो लिखा गया है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन रिजल्ट इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब जब चाइल्ड बर्थ के दौरान जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चे की जो पैदाइश है वो आसानी से हो सके। एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काजेज एडिशनल ऑक्सीटोसिन, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उससे जो स्टिमुलस मिलता है तो हाइपोथैलेमस को, उससे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है टू बी रिलीज। ओके, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज विच अलोज फॉर मिल्क इजेक्शन, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, मिल्क की इजेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। मिल्क इजेक्शन काजेज मोर ऑक्सीटोसिन टू बी रिलीज, तो उस मिल्क इजेक्शन की वजह से या निपल सकिंग की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो इस डायग्राम में हम समझ लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि सकिंग हुई, ठीक है, एग्जांपल दिया गया है। अब ये स्टिमुलस आई कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसको स्टोर कर दिया, इस हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन को। फिर जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, कहाँ गया, ब्लड वेजल्स के अंदर। फिर टारगेट सेल के अंदर, टारगेट सेल क्या थे, ब्रेस्ट के जो स्मूथ मसल थे, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, वहाँ से सीक्रेट होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, मसल जो होंगे वो टारगेट सेल्स होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क रिलीज करा सकें, ठीक है। इस तरह से ये रिस्पॉन्स आता है। अब नीचे चलते हैं नेगेटिव फीडबैक की जानिब। तो नेगेटिव फीडबैक के हवाले से हमारे बुक के अंदर लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स कि अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ओके, नाउ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज वन वे दैट द एंडोक्राइन सिस्टम ट्राइज टू कीप होम्योस्टेसिस। ये एक तरीका है जिससे होम्योस्टेसिस को मीन्स के मेंटेनेंस को, एक बैलेंस मुतवाज़न तरीके से हार्मोन की रेगुलेशन को जो है वो रखा जाए। होम्योस्टेसिस स्टेबिलिटी ही को ही जो है ये एक ऐसा मीन सेट ऑफ मैकेनिज्म होता है जो कि स्टेबिलिटी का ही ज़ामिन होता है इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। तो इफ़ एन endocrine gland senses that there is too much of one hormone, अगर हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेंस कर लेते हैं कि भाई ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इट विल इनिशिएट चेंजेस टू डिक्रीज द प्रोडक्शन। तो वो ऐसी चेंजेस को इनिशिएट करेंगे जो कि उस हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दें। एंड इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ द हार्मोन, अगर ज़्यादा हार्मोन ब्लड के अंदर नहीं है तो द बॉडी विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन, तो उस हार्मोन की बॉडी जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी। यहाँ पर इंसुलिन का मिसाल दिया गया है। द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर ग्लूकोज बाय इंसुलिन इज़ गुड एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हेन ब्लड ग्लूकोज राइजेज, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की तादाद बढ़ जाती है, रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेजल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ चुकी है, तो वो सेंस कर लेते हैं उस चेंज को। इन टर्न द कंट्रोल सेंटर स्टिमुलेट पेनक्रियाज, अब कंट्रोल सेंटर जो है वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट इंसुलिन, ताकि वो इंसुलिन को सीक्रेट कर सके इनटू द ब्लड इफेक्टिवली। नाउ लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर क्या करेगी वो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देगी, कम कर देगी, मीन्स ब्लड ग्लूकोज को लीवर के अंदर जमा करा देगी, मीन्स डिपॉजिट। नाउ वंस ब्लड ग्लूकोज लेवल रीचेज होम्योस्टेसिस, मीन्स के एक मुतवाज़न स्टेट में आ जाएगी, द पेनक्रियाज स्टॉप रिलीजिंग इंसुलिन, तो पेनक्रियाज क्या करेगा, जो इंसुलिन है उसकी रिलीज़ को स्टॉप कर देगा। आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आपने कुछ फूड खा लिया,
ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को खाया, खाने से क्या होगा कि जो है वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा ग्लूकोज को आफ्टर मील, ठीक है। फिर वो एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेगा, विलाई के ज़रिए कैपिलरीज के अंदर, मीन्स के ब्लड के अंदर। फिर ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया, अब इंक्रीज़ हो गई ग्लूकोज की लेवल। फिर ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो कि ग्लूकोज की लेवल को डिटेक्ट कर लेंगे। फिर वो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो वहाँ से क्या होगा, वो ऑर्डर देंगे पेनक्रियाज को कि आप रिलीज़ करो किसको, ये है इंसुलिन जो येलो कलर में नज़र आ रही है। अब इंसुलिन क्या करा रही है, यहाँ पर आप देखें तो इंसुलिन ग्लूकोज को डिपॉजिट करा रही है लिवर के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, होम्योस्टेसिस रिस्टोर्ड बरकरार हो गया, अब ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल हो गई। उसके साथ साथ जब नॉर्मल हो जाएगी तो इंसुलिन का बनना भी बंद हो जाएगा। तो डियर ये था आज का हमारा जो लेक्चर फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।